हेलो दोस्तों, एवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत रिसर्च मैथोलॉजी में सैम्पलिंग टॉपिक्स को करेंगे। तो आज हम सैम्पलिंग के इंट्रोडक्शंस को देखेंगे। सैम्पलिंग को हिंदी में बच्चे निदर्शन भी बोला जाता है, यानी जो सैम्पलिंग है उसे हिंदी में निदर्शन बोला जाता है। तो आज हम लोग सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं बच्चे, उसको देखने से ये लगता है कि यूजीसी नेट में जनरली सैम्पलिंग से भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, और सैम्पलिंग से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चे वो टू द डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस भी पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग यानी निदर्शन का इंट्रोडक्शन क्या है, सैम्पलिंग किस तरह से काम करती है, सैम्पलिंग करने का हमारा उद्देश्य या पर्पस क्या होता है, सैम्पलिंग की ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या होती है, ठीक है, सैम्पलिंग क्यों की जाती है। तो जर्नलिस्ट बच्चे जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, एक सोशल रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं, और सोशल रिसर्च जब भी आप कंडक्ट करेंगे तो उसके अंदर एक सोशल प्रॉब्लम आपको फाइंड करना पड़ता है, और उस सोशल प्रॉब्लम जो आपने फाइंड किया उससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस आप डेवलप करते हैं, और उस हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के बाद आप रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इसलिए हम तैयार करते हैं बच्चे कि हमारा जो रिसर्च है उसमें कम से कम समय लगे और टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, और जो चीज़ें मुझे प्राप्त करनी है, जो चीज़ें मुझे जाननी है, जो मेरा गोल है, उस गोल को क्या कर सकते हैं, आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो उसी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ही बच्चे सैम्पलिंग जैसे सेक्शन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो जो सैम्पलिंग होती है बच्चे, उसको जनरली हम इसके इंट्रोडक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। जो शब्द यानी प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्शन है बच्चे, यानी समग्र का मतलब है बच्चे यूनिवर्स, और यूनिवर्स में से मैंने क्या किया, एक यूनिवर्स डिफाइन किया, और उस यूनिवर्स से मैं कुछ यूनिट्स को क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उस यूनिट के ऊपर उस यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़, फीचर को देखकर अगर मैं ये बोलूँ कि ये यूनिट्स इस पूरे यूनिवर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे ही बच्चे क्या बोला जाता है, सैम्पलिंग बोला जाता है। जैसे घर में आप देखते होंगे, जैसे आप खाना बना रहे हैं और खाने में आप राइस एक तरह से पका रहे हैं, राइस बना रहे हैं, तो राइस चेक करना है कि आपका राइस जो है वो बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो उसके लिए आप क्या करते थे, राइस के जो यूनिट होते हैं, जो राइस होता है बच्चे, उस राइस को देखने से तो लगता है कि राइस जो है वो पक चुका है, लेकिन उसमें से हम क्या करते हैं, एक राइस को निकाल कर, दबा कर, प्रेशराइज कर कर देखते हैं कि क्या ये राइस पक चुका है या नहीं। तो एक को देखने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि नहीं, ये जो पूरा राइस है, जिस बाउल के अंदर जो पूरा राइस है वो एक प्रकार से पका हुआ राइस है बच्चे। तो आप अपने पर डे के लाइफ में भी बच्चे जर्नलिस्ट क्या करते हैं, सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स ही लेने जाते हैं, तो वेजिटेबल में से जो वेजिटेबल लेना होता है, उस वेजिटेबल जो है वो बड़ी क्वांटिटी में वहाँ था, और उस क्वांटिटी में बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, तो आप सभी को उठाकर चेक नहीं करते, वहाँ से एक को उठाया, दो को उठाया, और देखने के बाद ही आप बोलते हैं कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो वेजिटेबल है वो अच्छा वेजिटेबल है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। तो यही चीज़ें जर्नलिस्ट क्या होती है बच्चे, सैम्पलिंग में होती है। तो जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, जो हाइपोथेसिस है, उससे रिलेटेड हमें क्या करना होता है, सोशल रिसर्च से रिलेटेड कुछ डाटा जो है वो क्या करने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं। तो डाटा जब कलेक्ट करने होते हैं, तो डाटा को जहां से हम कलेक्ट करते हैं बच्चे, वो पूरा मेरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। वहां से मैंने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जिस यूनिट को उस यूनिवर्स से बाहर निकाला हूं, वो मेरा एक प्रकार से क्या हो गया, उस यूनिवर्स का सैंपल हो गया। और उस सैंपल को मैं क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा, और टेस्ट करने के बाद अपने प्रॉब्लम का आंसर फाइंड करूंगा। वहीं पर मेरी सैंपलिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना क्या है, निदर्शन कहलाता है। तो समग्र का मतलब यहाँ पे बच्चे यूनिवर्स है, उसमें से कुछ इकाई को आपने निकाला, और निकालने के बाद वो जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयाँ हैं, वो पूरे उस यूनिवर्स को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, पूरा का पूरा उस प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उस
यूनिवर्स का, इसलिए आप उनको क्या बोल सकते हैं, निदर्शन बोल सकते हैं, निदर्शन बोला जा सकता है। और निदर्शन का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता है बच्चे। दैनिक जीवन में हम लोग निदर्शन विधि का खूब प्रयोग करते हैं। जैसे गृहिणी चावल पके हैं या नहीं, यह जानने के लिए कुछ चावल को परीक्षण कर कर देखते हैं। इसी प्रकार बाजार से गेहूं, चावल और दाल आदि खरीदते समय बोरियों में से मुट्ठी भर दाने लेकर उसकी जांच करते हैं, अथवा आम खरीदते समय टोकरे में से आम चख कर सभी आमों के बारे में निर्णय लेते हैं। केवल एक बूंद रक्त के परीक्षा कर कर डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। अब आपका ब्लड ग्रुप, मुझे ये पता करना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो पूरे ब्लड को निकाल कर टेस्ट नहीं किया जाता, थोड़ा सा ब्लड आपके बॉडी से निकाला जाएगा और उस थोड़े से ब्लड को टेस्ट करके बता दिया जाएगा कि आपके बॉडीज में इस ग्रुप का ब्लड है, चाहे ए होगा या बी होगा या ओ पॉजिटिव होगा। इसी को जर्नलिस्ट बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। अब आगे आते हैं सैम्पलिंग। जो सैम्पलिंग है बच्चे, वो सोशल रिसर्च एवं सर्वे का पूरा एक आधारशिला होती है बच्चे, कि जहाँ भी आप सोशल रिसर्च कर रहे हैं उस सोशल रिसर्च में सैम्पलिंग करना आपके लिए अति आवश्यक होता है बच्चे। अब जो रिसर्च है बच्चे, जो शोध होता है, वहाँ पे डाटा दो तरीके से एकत्र किए जा सकते हैं। आप दो तरह से डाटा एकत्र कर सकते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ द डाटा इज अ प्रोसेस ऑफ द टू टाइप्स। दो तरीके से डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। एक को बच्चे हम लोग बोलते हैं आपका सेंसस मेथड, और दूसरे को जर्नलिस्ट बोला जाता है सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड यानी यूनिवर्स से डाटा को निकालना सैम्पलिंग है, और जो यूनिवर्स से डाटा निकला हुआ है या यूनिवर्स से जो यूनिट्स निकली हुई है वो क्या होती है, सैंपल होती है बच्चे। तो दो तरह से हम यूनिवर्स से डाटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। दो तरह से हम तथ्य जो हैं वो एकत्र कर सकते हैं, दो तरह से इकाइयों को चुन सकते हैं। एक तरीका है बच्चे सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड में आपको पहले एक यूनिवर्स डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सेंसस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, एक समग्र क्षेत्र लेना पड़ेगा और उस समग्र क्षेत्र को मानना पड़ेगा कि ये समग्र क्षेत्र ही मेरा अध्ययन विषय है, और उस समग्र क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां हैं बच्चे, उन सभी से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पर्सनली टॉक करना पड़ेगा और उससे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना पड़ेगा। इसको जनरली हम लोग सेंसस मेथड बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हर 10 साल पे क्या करती है, सेंसस कराती है। तो सेंसस जो कराती है उसमें करती क्या है, पूरे पॉपुलेशन को एक यूनिवर्स मान लिया जाता है, और सेंसस करने वाले जो लोग होते हैं वो जाते हैं और हर एक फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके लाते हैं कि उनकी इनकम क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनका हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, वो किस रिलीजियस को फॉलो करते हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। दिस इज द सेंसस मेथड। लेकिन सेंसस मेथड के थ्रू तो हमें डाटा जो मिलेगा बच्चों वो एक्यूरेट डाटा होता है, रिलायबल डाटा होता है, वैलिड डाटा होता है। लेकिन सेंसस तरीके से डाटा कलेक्ट करने में समय बहुत अधिक लगता है, और आपके रिसर्च के लिए एक डिफाइन समय दिया जाता है, कितने टाइम में आपको अपने रिसर्च को क्या करना है, कंप्लीट करके देना है बच्चे। इसलिए जनरली सेंसस मेथड का यूज़ जो है वो लोग कम से कम करते हैं। जनरली जो इस मेथड का यूज़ किया जाता है वो सैम्पलिंग मेथड का। सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करेंगे, यूनिवर्स एक डिफाइन करेंगे और इस यूनिवर्स से कुछ यूनिट्स को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और उस यूनिट के बेसिस पर, उस यूनिट के ऊपर हम टेस्ट करके, उस यूनिट से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके ये जनरलाइज कर लेते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है उसको ये सैंपल क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपनी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। जैसे मुझे ये समझना है, ठीक है, कि कोरोना वायरस पे लोगों के क्या, कोरोना वायरस जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैं अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत चेक करना चाहता हूँ। तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैंने एक क्लास को डिसाइड किया। जो क्लास मैं डिसाइड करूँगा वो क्लास मेरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। उस क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन मैंने 50 बच्चों को नहीं सेलेक्ट किया। उस 50 बच्चों में से मैंने 5 बच्चों को क्या किया, सेलेक्ट किया, और वो 5 बच्चे ऐसे हैं जो 50 बच्चों का क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। उन 5 बच्चों से मैंने ओपिनियन ली कोरोना के ऊपर, मान लूँगा कि बाकी के 45 की भी ओपिनियन क्या होगी, यही होगी। इसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सैम्पलिंग मैथड्स बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बोला गया है
कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के कश्मीर समस्या पर विचार जानना है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, तो सभी बच्चों से अगर मैं कश्मीर समस्या पे विचार जानने जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा। तो मैं क्या करूं, पूरे विश्वविद्यालयों से सभी बच्चों से संपर्क रख कर सूचना ली जा सकती है। दूसरा तरीका यह है कि मैं क्या करूं, उस पूरे विश्वविद्यालय से कुछ बच्चों को क्या कर लूं, चुन लूं। और जब मैं कुछ बच्चों को चुनूंगा तो जिन बच्चों को मैं चुनूंगा वो बच्चे उस पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन बच्चों से मैं कश्मीर विषय पे, कश्मीर के बारे में उनका क्या विचार है ये जानकर अपने रिसर्च से संबंधित जो भी डाटा एकत्र करना है एकत्र कर कर वहीं पे मैं सैम्पलिंग को क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा बच्चे। दूसरी जो चीज़ें जर्नलिस्ट ध्यान में रखनी होती है बच्चे की, सैम्पलिंग तो मैंने बता दिया। सैम्पलिंग जो सैंपल होता है बच्चे उसके कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए, एक श्रेष्ठ निर्देशन की आवश्यक विशेषताएं। तो आपसे ना कभी कभी हो सकता है कि सैंपल जो है बच्चे, जो सैंपल है, जो निदर्शन जो है उसकी विशेषताएं पूछ ले कि निदर्शन की आप एक प्रकार से क्या करें, विशेषताएं बच्चा। तो जब हम लोग निदर्शन की विशेषताएं देखते हैं तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आता है समग्र का प्रतिनिधित्व। समग्र का प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। जब भी यूनिट आप सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चे, और जिस जगह से यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स होता है, तो जितने यूनिट सेलेक्ट हुए वो यूनिट उस पूरे यूनिवर्स का क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशंस करना चाहिए। अगर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं बच्चे तो मतलब आपके पास जो यूनिट्स हैं वो बहुत यूजफुल नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। हो सकता है कि अगर आप सैंपल सेलेक्ट करते समय बायस हो गए, ठीक है, बायस होकर सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो हमें जनरली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक ऐसा आंसर देना है, ठीक है, एक ऐसा आंसर मुझे देना है जिससे कि सोशल प्रॉब्लम्स को डील किया जाए। सेकेंड बोलता है बच्चे एडुकेट साइज। जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक एडुकेट साइज होना चाहिए, यानी पर्याप्त संख्या में क्या होने चाहिए, सैंपल होने चाहिए। मान लेते हैं कि मुझे 10 सैंपल की ज़रूरत है और मैंने क्या कर लिया, 2 सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा जो अप्रोच है वो पूरी तरह से क्या मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। जहाँ 10 की ज़रूरत है आपने 2 सेलेक्ट किया तो बहुत एक्यूरेट आंसर निकल के नहीं आता है। तो एडुकेट साइज देखना होता है। तो सैंपल बेहतर सेलेक्ट होकर तब आते हैं जब उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और सैंपल अगर कम में से सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है कि वो सैंपल उस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट ही ना करे। तो ये प्रॉब्लम भी क्या होता है बच्चे, वहाँ पे क्रिएट होता है। तो एडुकेट साइज होने चाहिए। बहुत अधिक सैंपल भी नहीं होने चाहिए कि तुम उनके बारे में उन सभी सैंपलों से तुम इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम हो गए तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो सैंपल इतने फॉर्म में तो होने ही चाहिए जिससे कि तुम अपने प्रॉब्लम को क्या कर सको, सॉल्व कर सको बच्चे। फ्री फ्रॉम द बायस। एक श्रेष्ठ निर्दर्शन को पक्षपात एवं मिथ्य सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए, अन्यथा वो प्रतिनिधित्व पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। तो अगर आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चे और बायस होकर सैंपल सेलेक्ट करोगे तो वो यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन करेगा ही नहीं। तो पूरा तुम्हारा रिसर्च ही पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पूरा रिसर्च एक तरह से क्या हो सकता है बच्चे, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है। और साधनों के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू रिसोर्स, यानी सबसे पहले तुम्हें अपना रिसोर्स देखना पड़ेगा, कितने रिसोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। उसी रिसोर्स के अकॉर्डिंग ही तुम्हें यूनिवर्स डिफाइन करनी होती है और उस यूनिवर्स से सैंपल क्या करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं अपने साधनों को देखते हुए। एक प्रतिनिधित्व पूर्ण निर्देशन वह है जो अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों के क्या होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। तो अगर साधन के अनुरूप नहीं है बच्चे, साधनों के अनुरूप, जितना साधन है उसी के अनुरूप आपको करना है। एंड नेक्स्ट बोलता है अकॉर्डिंग टू द एम। जब भी आप सैंपल यानी निर्दर्शन वह है जो अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। तो जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या होना चाहिए, सैंपल होना चाहिए। अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर सैंपल नहीं है तो फिर वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकता है। एंड बायस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड लॉजिक। जब भी तुम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो अच्छा सैंपल सेलेक्ट करना है, बेस्ट सैंपल सेलेक्ट करना है,
अपने जनरल नॉलेज एंड लॉजिक के बेस पे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी सैंपल मैं सेलेक्ट करूंगा, जब भी मैं सैंपल सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे मैं अपने लॉजिक को, अपने तर्क को क्या करूंगा, एक तरह से इंपॉर्टेंस दूंगा बच्चे। तो ये एसेंशियल फीचर में ये चीज़ें भी हमें क्या करनी होती है, ध्यान में रखनी होती है। और एक और आता है बच्चे सैंपल की विशेषता में, व्यवहारिक अनुभव पर आधारित। तो एक बेस्ट सैंपल तभी सेलेक्ट हो सकता है जब तुम एक तरह से एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, अपने अनुभव का उपयोग करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सैंपल सेलेक्ट करते समय आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो वो एक तरह से क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो अनुभव होना चाहिए, यानी अनुभव का मतलब ये है बच्चे यहाँ पे कि तुम्हें अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें अपनी हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें अपने रिसोर्स के बारे में पता होनी चाहिए, तुम्हारी डिमांड क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर तुम्हें क्या करना है, सैंपल को सेलेक्ट करना है बच्चे। अब नेक्स्ट इसी टॉपिक्स में आते हैं बच्चे, वहाँ पे देखना है प्रोसीजर ऑफ सैंपल सेलेक्शंस, ठीक है ना। प्रोसीजर ऑफ सैंपल सिलेक्शन की, सैंपल सिलेक्शंस का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ द सैंपल में, ठीक है, सबसे पहले मुझे सैंपल में, तो सबसे पहले जब भी प्रोसीजर होगा सैम्पलिंग के लिए, तो सबसे पहले मुझे सैंपल प्रोसीजर में ध्यान में रखना है डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिवर्स। सबसे पहले समग्र का निर्धारण, पहले ये, यानी प्रॉब्लम तो तुम्हें पता है, तुम्हारे रिसर्च का, तुम्हारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है ये तुम्हें पता है, तुम्हारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता है, तुम्हें रिसर्च डिज़ाइन के बारे में अपने पता है। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है। तो जब डेटा सेलेक्ट करोगे, जहाँ से डेटा सैंपल निकालना है, तो जहाँ से मुझे सैंपल को निकालना होता है बच्चे, वही मेरा क्या होगा, यूनिवर्स होगा। वहीं से मैं क्या करूँगा, अपने सैंपल। तो सबसे पहला काम होता है मेरा कि डिटरमाइन ऑफ द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स जनरली देख लेना है कि भाई जो यूनिवर्स है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो निश्चित यानी डेफिनिट, और एक होता है इनडेफिनिट यानी निश्चित और अनिश्चित। यानी अगर निश्चित फॉर्म में यूनिवर्स है तब तो तुम्हारे काम में बहुत सहूलियत मिलेगा। अगर यूनिवर्स ही डिफाइन नहीं है तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना। तो तुम्हें सबसे पहले डेफिनिट और इनडेफिनिट यूनिवर्स बनाना पड़ेगा। यूनिवर्स बन गया, अब उस यूनिवर्स में जो यूनिट्स हैं उसमें क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर सिमिलरिटी दिख रही है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि उस यूनिवर्स में जितने भी यूनिट हैं सभी के गुण और सभी की विशेषता यानी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि इस यूनिवर्स को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस यूनिवर्स। होमोजीनियस यूनिवर्स किसको बोला जाता है, दोबारा बता देता हूं बच्चे, जिस यूनिवर्स को तुमने डिफाइन किया है उस यूनिवर्स के सभी यूनिट्स के क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, एक जैसे हैं, समान हैं, तो उस यूनिवर्स को होमोजीनियस यूनिवर्स बोला जाता है। होमोजेनेटिक यानी सजातीयता, यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा यूनिवर्स जहां पे क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिफरेंसेस है, उसको समग्र सजातीयता बोला जाता है, विषमताएं बोली जाती हैं। तो जैसे हमारी जनसंख्या, जो हमारा रियल वास्तविक जो पॉपुलेशन है बच्चे, ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो आप जनरली बोलोगे कि हेट्रोजीनियस है। क्यों हेट्रोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर, कस्टम, वैल्यूज, लैंग्वेज, रहन सहन सबका एक तरह से क्या है, अलग है, इसलिए इसको हम लोग होमोजेनेटिक बोल सकते हैं, होमोजीनियस नहीं बोल सकते हैं बच्चे। आई बात समझ में। तो मैंने पॉपुलेशंस के बारे में बताया। आगे जो हमें करना है बच्चे वो करना है बेस ऑफ सैम्पलिंग, यानी जब भी हम सैम्पलिंग करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स यानी समग्र की सजातीयता। अब इसको समझिए, ऊपरी तौर पर हमें व्यक्ति एवं तथ्यों में बहुत अधिक असमानताएं दिखती है, यहाँ तक कि कारखाने में बनने वाली कोई दो वस्तुएं भी पूर्णतः समान नहीं होती हैं, दो जुड़े हुए भाई भी समान नहीं होते हैं। फिर भी यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें या देखें तो ज्ञात होगा कि ऊपरी तौर पे दिखाई देने वाली इस विविधता में अंतर्निहित एकता अथवा समानता है।
उदाहरण के लिए सभी मनुष्य की शरीर और बनावट में ऊपरी तौर पे अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होंगी, फिर भी शारीरिक दृष्टि से उनमें कई समानताएं विद्यमान होते। भाई हाथ पैर ये सारी चीज़ों को देखकर तो तुम बोल ही सकते हो कि समान, लेकिन क्या आईक्यू लेवल पे समान है? तो उसका आंसर है नहीं। इसी को होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स। तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो यूनिवर्स है बच्चे वो विषम जातीय है। तो ये विषम जातीय का मतलब ये होता है जहाँ पे बाहर से तो देखने में एकदम लगेगा कि सिमिलर है, लेकिन जब थोड़ा सा कंप्रेसिव्स जाओगे, डीप जाओगे, तो तुम्हें लगेगा यार नहीं, इसमें तो कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है। तो वहाँ से चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स, यानी सबसे पहले समग्र की सजातीयता को क्या करना होता है, चेक करना होता है। सेकेंड बोलता है पॉसिबिलिटीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्शंस। ठीक है, अब जब भी मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूं बच्चे, तो सभी सैंपल के जो जब भी मैं सैंपल को सेलेक्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्स डिफाइन किया, उस यूनिवर्स में मुझे यूनिट्स के बारे में पता है। अब मुझे ऐसा एक अप्रोच लेना है जिससे कि जो भी यूनिट्स निकल कर बाहर आए सैंपल के रूप में, वो पूरे उस यूनिवर्स को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है कि हर एक यूनिट को एज अ सैंपल के रूप में चुनने की इक्वल पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। उसी को जर्नलिस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस बोला जाता है बच्चे। एडुकेट एक्यूरेसीज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब भी आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो 100% तो नहीं हो सकता है कि वो अपने आप में एकदम सही हो, लेकिन एडुकेट होना चाहिए बच्चे। इतना तो हो कि जो सैंपल सेलेक्ट किए हो उसमें 100% मतलब प्योर तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्योरिटी जैसी चीज़ें हैं। और सेकेंड जब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल यूनिट बच्चे, समग्र के निर्धारण के बाद दूसरे चरण पे निर्देशन की इकाइयों को तय करना होता है कि हमें यह तय करना होगा कि हमारे निर्देशन की इकाई क्या होगी। अब जर्नलिस्ट क्या होता है कि बच्चे आपने डिटर्मिनेशन, सबसे पहले तो तुमने यूनिवर्स डिफाइन किया, यूनिवर्स में तुम्हें क्या होगा, यूनिट्स बतानी पड़ेगी कि तुम किससे सैंपल के रूप में, किस यूनिट से कुछ यूनिट, सबसे पहले यूनिवर्स बताओगे, यूनिवर्स में तुम यूनिट बनाओगे और उस यूनिट से कुछ सैंपल क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो यूनिट भी वहां बतानी पड़ती है बच्चे। और डिटर्मिनेशन ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स, तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जर्नलिस्ट हम लोग क्या कर देते हैं, पूरे यूनिवर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, जोग्राफिकल यूनिट्स, बिल्डिंग रिलेटेड, ग्रुप और इंडिविजुअल। तो अब तुम्हारा जिस प्रकार का रिसर्च होगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे क्या होते हैं, यूनिट्स डिसाइड होते हैं। पूरा एकदम कंट्री जो है वो तुम्हारे सब्जेक्ट रिसर्च का पार्ट माना जा सकता है। तुम्हारे पूरे जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो डाटा मुझे चाहिए उसके लिए पूरी पॉपुलेशन ही पार्ट हो सकती है। तो वहाँ पे मुझे जोग्राफिकली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जोग्राफिकली स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, सिटी में, वार्ड में, और फिर वहाँ से मैं कुछ डेटास को क्या करूँगा, एज ए सेलेक्ट कर सकता हूँ बच्चे। और जर्नलिस्ट एक सोर्स लिस्ट भी तुम्हें तैयार करनी पड़ेगी। जो भी आप डेटा सेलेक्ट करते हैं बच्चे, उसकी एक प्रॉपर सोर्स लिस्ट होनी चाहिए कि कहाँ से कोई सैंपल सेलेक्ट होकर आ रहा है, किस जगह से इसको एज ए मैंने सैंपल के रूप में लिया है। क्यों? क्योंकि जब आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं बच्चे, तो उस रिसर्च रिपोर्ट में आपको पूरी सूचना देनी होती है, पूरा इन्फॉर्मेशंस देना होता है रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशंस नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट को गलत मान लिया जाए, और रिसर्च रिपोर्ट जैसे ही गलत होगी वैसे ही आपकी पीएचडी की डिग्री होल्ड हो सकती है, आपका नॉलेज जो होगा वो इनकम्प्लीट नॉलेज हो सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल साइज बच्चे, फोर्थ स्टेज में, फोर्थ जो फेज है उसका, फोर्थ जो स्टेज है, वहाँ पे तुम क्या कर देते हो, डिटरमाइन ऑफ द सैंपल साइज। अब जहाँ से मुझे सैंपल सेलेक्ट करना है बच्चे, उसका साइज़ बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं। अगर बहुत बड़ी साइज़ हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर एक सैंपल की प्योरिटी को चेक करना टफ हो जाता है, समय भी बहुत अधिक लग जाएगा। सैंपल साइज़ अगर बड़ा हो गया सेलेक्ट करने में टाइम बहुत अधिक एक्सपेंड होता है, इसलिए हमें डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल साइज। तो जितना बेहतर तुम्हें अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, उतने ही बेहतर तरीके से तुम अपना क्या कर सकते हो, सैंपल सेलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट जो होता है बच्चे, सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मैथड्स। तो तुम्हें सैंपल सेलेक्ट करना है, उसके मेथड्स होते हैं बच्चे। और सैम्पलिंग मेथड्स में दो तरह के मेथड आते हैं बच्चे, प्रोबेबिलिटीज मेथड्स और नॉन प्रोबेबिलिटीज मेथड। जो प्रोबेबिलिटीज मेथड है, ठीक है,
यानी स्टैटिकली मैं कोई सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक प्रकार से किस में आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटीज मेथड्स के अंतर्गत आ सकता है। और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटीज मेथड, तो जो अगली क्लास होगी बच्चे वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड्स देखेंगे, जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज मेथड्स को भी देखेंगे और नॉन प्रोबेबिलिटीज मेथड्स को भी देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।